आपके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि आप सो रहे हैं और कोई बुरा ख्वाब देखकर आपकी नींद उड़ गई हो, लेकिन वो क्या चीज थी जिसने 1985 से लेकर 2010 तक पाकिस्तानी सियासतदानों की नींद मुश्किल कर दी थी। वो बुरा ख्वाब जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को सोने नहीं देता था, उसका नाम है 58-2B। इस 58-2B ने 4 प्राइम मिनिस्टर को घर भिजवा दिया और उनकी हुकूमतें खत्म करवा दी। एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर इस 58-2B का शिकार होता गया और 58-2B ही का बहुत बड़ा रोल है कि पाकिस्तान में आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। मेरा नाम है अहमद नवीद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 58-2B की। क्या था ये और क्यों पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस इससे इतनी नफरत करते हैं जबकि डिक्टेटर्स का फेवरेट है ये। लेकिन ये सब जानने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का वादा किया। जो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया और बतौर प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ मुल्क पर पूरा कंट्रोल रखा। ज़िया-उल हक ने मार्शल लॉ लगाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजेस कर दी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया ही बदल के रख दिया और साथ ही साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी। इन चेंजेस में से एक थी 8 अमेंडमेंट। 8 अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 58-2B को। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मजलिस शुरा यानी कि पार्लियामेंट पर एक चैप्टर है जिसमें आर्टिकल 58 नेशनल असेंबली की डिसोल्यूशन की बात करता है। इस आर्टिकल के दूसरे क्लॉज में दूसरा सब क्लॉज ऐड किया गया जिसे कहते हैं 58-2B, जो कहता है ये। आसान अल्फाजों में समझा देता हूं। मतलब ये कि प्रेसिडेंट साहब को किसी दिन ख्याल आए या ऐसा महसूस हो कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, तो वो प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट समेत तमाम नेशनल असेंबली मेंबर्स को घर भेज सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। ज़िया-उल हक ने असेंबली डिसॉल्व कर दी और प्राइम मिनिस्टर जुनेजो की छुट्टी कर दी। अपने खिताब में ज़िया-उल हक ने बहुत सारी वजूहात दी ऐसा करने की, जैसे कि अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अवाम में गिरती हुई मोरालिटी या अखलाकियात, बार बार कहने पर भी इस हुकूमत का सही तरह से इस्लामी निज़ाम मुल्क में नाफिज ना करना और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाना। ये आखिरी पॉइंट बोलते हुए शायद ज़िया-उल हक को खुद भी थोड़ी सी शर्म आई होगी, लेकिन जनरल ज़िया-उल हक भी जानते थे कि हकीकत कुछ और ही थी। सच ये था कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में टेंशन पहले दिन से ही शुरू हो गई थी जब जुनेजो ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कह दिया था कि मार्शल लॉ और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकते। फिर चाहे आर्मी के वाइस चीफ लगाने का मामला हो या अफगानिस्तान पॉलिसी से रिलेटेड जिनेवा अकॉर्ड या ओजड़ी कैंप डिजास्टर, सबसे बड़ा रीजन था पावर, यानी कि ताकत, अथॉरिटी, कंट्रोल, जो कि ज़िया-उल हक को अपने हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा था। 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो बनी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे गुलाम इसाक खान और तकरीबन 1.5 साल बाद ही प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान ने 58-2B का इस्तेमाल करते हुए बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को घर भेज दिया और इमरजेंसी नाफिज कर दी। वजूहात जो बताई गई थी वो थी करप्शन, नेपोटिज्म, लॉ एंड ऑर्डर के खराब हालात वगैरह। फिर 6 नवंबर 1990 को नवाज शरीफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और एक दफा फिर गुलाम इसाक खान 58-2B का इस्तेमाल करते हुए 18 अप्रैल 1992 को असेंबली की छुट्टी कर देते हैं और इस बार भी तकरीबन सेम चार्जेस पे, जैसे कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट के इस फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल देते हुए नेशनल असेंबली रिस्टोर कर दी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान मामला इस हद तक खराब हो चुके थे कि फेडरल हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल हो गया था और फिर आर्मी चीफ की इंटरवेंशन के बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने इस्तीफा दे दिया। रुको जरा, सबर करो। अभी 58-2B की कहानी खत्म नहीं हुई। 19 अक्टूबर 1993 को बेनजीर भुट्टो एक दफा फिर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं और इस दफा प्रेसिडेंट थे फारूक लगारी। फारूक लगारी कोई आम शख्स नहीं थे। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और उनकी पीपल्स पार्टी के बहुत ही खास बंदे थे जिन्हें मोहतरमा ने खुद हैंड पिक करके प्रेसिडेंट लगवाया। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि फारूक लगारी ने 52-8B का इस्तेमाल करते हुए बेनजीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से हटा दिया और नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी। फारूक लगारी ने बेनजीर भुट्टो की हुकूमत खत्म करने के रीजंस बताए, करप्शन, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और वायलेंस। इस पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर्स में एक दफा फिर से बारी आई नवाज शरीफ की, जो इस बार 17 फरवरी 1997 को 2/3 मेजोरिटी लेकर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। अपनी इस मेजोरिटी का फायदा उठाते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत ने 13th अमेंडमेंट पास की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस की गई जिससे प्रेसिडेंट की पावर कम कर दी गई। इनमें से एक था 8 अमेंडमेंट को रिपील करना, यानी कि 58-2B को खत्म करना। अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को घर नहीं भेज सकता था, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी रिस्टोर हो गई थी, जमहूरियत की इस जंग में फतह हो गई थी और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गाम। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया और 2003 में 17th अमेंडमेंट के तहत 58-2B को वापस ले आए। लेकिन इस बार एक बात मुख्तलिफ थी। प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर तो सकता था अपनी मर्जी से, लेकिन उसका अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट से चाहिए था और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने इंडिपेंडेंट थे ये तारीख का हिस्सा है। सरकाज़म था ये।
फाइनली 2010 में 18th अमेंडमेंट पास हुई जिसमें बहुत सारी चेंजेस की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनमें से एक था 58(2)B को खत्म करना। इस 58(2)B ने 4 प्राइम मिनिस्टर्स को घर भिजवा दिया, एक तलवार बनकर लटकता रहा। कहने को तो प्रेसिडेंट करप्शन या कोई और इल्जाम लगा के प्राइम मिनिस्टर को निकाल सकता था, लेकिन ये गेम थी पावर की। प्रेसिडेंट के पास ये बहुत बड़ा एज था कि जब भी उसे लगे कि प्राइम मिनिस्टर अवाम में ज्यादा मकबूल होने लगा, या प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकतवर होने लगा, या एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से बाहर निकल रहा है, तो उसे निकाल बाहर फेंको। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर भी हर कदम फूंक फूंक कर लेता था या लेती थी। कहने को तो पार्लियामेंट्री सिस्टम था मुल्क में, दर हकीकत ये एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कम नहीं था। इस आर्टिकल ने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान की तारीख को बदल के रख दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस किस्म की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।